नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस में। आज हम कक्षा 8 का जो चौथा लेसन है, उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और उसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, उनको। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, झूम खेती किसे कहते हैं? यानी जो झूमिंग खेती है, वो क्या है और कैसे वो की जाती है? तो देखिए, झूमिंग कृषि जो होती है, इसमें मुख्य रूप से अगर बात करें, तो इसको घुमंतू खेती के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? घुमंतू खेती के नाम से भी जाना जाता है। कैसे? कि ये जंगल में रहने वाली एक जाति है, जो विशेष रूप से क्या करती है, जंगल में ही अपना जीवन है वो व्याप्त रहती है और जीवन है जो है अपना जंगल में ही व्यतीत करती है। तो इसमें क्या है, जो जंगल है, जंगल की जगह को साफ करके और उस पर जो है खेती की जाती है। यानी वहाँ का जो पेड़-पौधा है, उसको काट करके और जला दिया जाता है और उस राख को ज़मीन में मिलाया जाता है और उसके बाद में उस ज़मीन पर जो है वो खेती की जाती है। ठीक है? तो इसे कहते हैं झूम खेती। ठीक है? और झूम खेती कह दो या घुमंतू खेती, ठीक है? दोनों इसी के नाम हैं। ठीक है? याद रह जाएगा। इसे कहते हैं झूम खेती या फिर घुमंतू खेती। याद ज़रूर रखिएगा इसको। ये इधर जो है वो खेती है। ठीक है ना? ये गलत प्रिंट है, तो ये खेती है। तो झूम खेती इसे कहते हैं। अब अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में देखिए कि बेगा बेगा एक जाति है और बेगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? जो बेगा लोग हैं, वो ये एक विशेष प्रकार की जाति है, जो जंगल में ही रहती है और अपना जीवन है वो जंगल में ही व्यतीत करती है। तो बेगा जो है वो क्यों दूसरों के लिए काम करने से कतराते थे? इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे के कारण जो हैं वो विशेष हैं, क्योंकि बेगा जो है वो खुद को क्या मानते थे? जंगल की संतान मानते थे। किसकी संतान मानते थे? जंगल की संतान मानते थे। और जो जंगल की उपज, यानी जंगल से उन्हें जो उपज मिलती थी, उसी से वो क्या रहते थे? ज़िंदा रहते थे। और मज़दूरी करना उनके लिए क्या था? एक अपमान की बात थी। ठीक है ना? तो वो दूसरों के लिए जो है किसी भी प्रकार से काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। क्योंकि वो अपने आप को क्या है? जंगल की संतान मानते थे और वो कहते थे कि अगर हम मज़दूरी करते हैं तो हमारे लिए क्या है? अपमान की बात है। इसलिए क्या है? बेगा जो है वो खुद ये मज़दूरी का कार्य जो है वो नहीं करते थे, दूसरों के लिए काम नहीं करते थे। उसके बाद में है अगला प्रश्न, मुंडा क्या है? देखिए मुंडा, मुंडा क्या है? की अगर बात करें तो मुंडा एक जनजाति समूह है। ठीक है? क्या है? मुंडा जो है वो एक जनजाति समूह है, जो छोटा नागपुर में रहता है। ठीक है ना? जो छोटा नागपुर है, उस क्षेत्र में मुंडा जाति के जो लोग हैं वो रहते हैं। तो इसी में जो है मुंडा बिरसा, ठीक है ना? मुंडा बिरसा है, उसके बारे में भी आप जो है थोड़ा अलग से अध्ययन ज़रूर करिएगा, उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। बिरसा, ठीक है? बिरसा, मुंडा बिरसा, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगे अगर इसमें है तो मैं आपको ज़रूर समझाऊँगा, लेकिन इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, मुंडा बिरसा। तो मुंडा क्या है? एक जनजाति समूह है, जो छोटा नागपुर में रहता है। अब अगला प्रश्न देखिए, कुछ जनजातीय समूहों के नाम बताइए। यानी ये प्रश्न है कि कुछ उस समय में आदिवासी जो जनजाति थी, उसमें कुछ विशेष रूप से जनजातीय समूह थे, उनमें से किसी के नाम पूछे जा सकते हैं। तो उसमें अगर बात करें, तो एक तो अपना मुंडा, एक गौड़, एक उराव और एक संथाल। ठीक है? ये 4 नाम हैं, जातियाँ हैं ये। ये जातियों का समूह है जिनको आपको याद रखना है। और इसमें मुंडा, गौड़, उराव और संथाल, ठीक है? ये जनजातियाँ हैं आदिवासियों की। अब अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अफ़सरों को कौन-सा आदिवासी समूह ज़्यादा सभ्य दिखाई देता था? यानी ब्रिटिश जो अफ़सर थे उस समय के, उनको कौन से आदिवासी समूह जो है, वो ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे कि उनको ज़्यादा सभ्यता का ज्ञान है। वो किसको ज़्यादा सभ्य मानते थे? तो एक जगह टिक कर रहने वाले गौड़ और संथाल समूह जो है वो
अंग्रेजी अफ़सरों को क्या दिखाई पड़ते थे? सभ्य दिखाई पड़ते थे, ठीक है? क्योंकि ये जो समूह हैं आदिवासियों के जिसमें गोंड है, संथाल हैं, ये ज़्यादातर लोग जो है एक ही जगह पर टिक कर के रहते थे क्योंकि ये घुमंतू जाति में नहीं आते थे। अपना कार्य जो है वो एक स्थान पर निवास बना कर के ये पूरा कार्य करते थे, खेती करते थे, चाहे वो जंगल से किसी भी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हों, लेकिन एक जगह पर ये टिक कर रहते थे। तो इसी वजह से क्या है ब्रिटिश अफ़सरों को गौड़ और संथाल समूह जो है, वो सभ्य दिखाई देते थे। ठीक है? अब आगे चलते हैं स्लीपर क्या है? देखिए स्लीपर क्या है? तो देखिए, स्लीपर की अगर बात करें तो स्लीपर जो है वो क्या होते हैं कि लकड़ी के क्षितिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है। यानी ये जो है जंगल से लकड़ियों को काट कर के और उनके तख्ते बना कर के रेल की पटरियाँ बिछाने के काम में उस समय में ली जाती थी। जिसको क्या कहते थे? उनको स्लीपर कहा जाता था। ठीक है? तो लकड़ी के वे क्षितिज तख्ते जिन पर क्या है रेल की पटरियाँ बिछाई जाती थी। ठीक है ना? वो क्या कहलाते हैं? स्लीपर कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न है आदिवासी जो है वो खाना पकाने के लिए कौन-सा तेल इस्तेमाल करते थे? यानी आदिवासी जो लोग हैं, जब वो खाना पकाते तो वो किस का जो तेल है उसका इस्तेमाल जो है वो करते थे। तो इसमें ज़्यादातर क्या है खाना पकाने के लिए आदिवासी है वो साल और महुआ, ठीक है? ये 2 पेड़ हैं, इनकी से निकलने वाला जो तेल है, उसका इस्तेमाल करते थे खाना पकाने में आदिवासी लोग, ठीक है? एक साल है और एक है महुआ। ठीक है? और महुआ से एक और बता दूँ मैं आपको कि एक जो है शराब भी बनाई जाती है, ठीक है ना? क्या बनाते हैं? शराब। तो शराब जो है इसका भी निर्माण महुआ के पौधे से होता है। अब अगला प्रश्न है, आदिवासी अपनी जीविका कैसे चलाते थे? यानी आदिवासी जो समूह हैं, वो अपना पूरा का पूरा जीवन किस प्रकार से चलाते थे उसके बारे में पूछा है। तो इसका आंसर है देखिए, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह हैं जो वो क्या करते थे, या तो वो करते थे पशुओं का पालन, ठीक है? या करते थे पशुओं का शिकार। यानी पशुओं का शिकार करके और अन्य वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे, ठीक है? यानी पशुओं को शिकार कर लेते, करके उनको मार के उनको खा लेते तो अपना जीवन व्यतीत करते या फिर वन से उनको मिलने वाले जितने भी उत्पाद थे उनको इकट्ठा करके और अपना जीवन चलाते थे। तो जंगल को अपनी क्या मानते थे वो? अपनी एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा मानते थे। ठीक है ना? ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मानते थे आदिवासी लोग और पशुओं का शिकार करके और वनों से मिलने वाली जो विशेष प्रकार के उत्पाद हैं, उनको इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। अब है अगला प्रश्न, वैष्णव किसे कहते हैं? देखिए वैष्णव क्या है? वैष्णव का मतलब विष्णु की पूजा करने वाले, ठीक है ना? वैष्णव से पता चलता है कि इसमें विष्णु जी की जो है वो पूजा करने वाले जो लोग हैं, उनको क्या कहा जाता था उस समय में? वैष्णव कहा जाता है, ठीक है ना? यानी विष्णु जी की जो पूजा करने वाले लोग हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। आदिवासी दिक्कू किसे मानते थे? यानी आदिवासी दिक्कू किसे मानते थे? तो आदिवासी जो हैं, वो बाहरी लोगों को दिक्कू मानते थे, यानी आदिवासी वे लोग जो उस समय में क्या है, अलग किसी क्षेत्र से आए हैं या आदिवासियों के समूह से नहीं हैं। वो लोग क्या मानते थे उनको? दिक्कू मानते थे, ठीक है? याद रह जाएगा दिक्कू। तो दिक्कू कौन थे कि आदिवासियों से बाहर से आने वाले लोग, यानी आदिवासियों के जो बाहर से आने वाले जंगल में रहने वाले जो लोग थे, उनके पास में उनका समाज का जो न हो, ठीक है ना? वो आदिवासी लोगों को क्या मानते थे? दिक्कू मानते थे, ठीक है ना? ये दिक्कू थे। आदिवासियों के लिए सफ़ेद झंडा किस बात का प्रतीक था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पिछली बार जो है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना? तो इसको आप जो है इम्पोर्टेंट ज़रूर लगाइएगा। आदिवासियों के लिए सफ़ेद झंडा किस बात का प्रतीक था? तो सफ़ेद झंडा जो है, वो बिरसा राज का प्रतीक था। किसका राज? बिरसा राज, ठीक है ना? याद रखिएगा बिरसा राज का प्रतीक माना जाता है। ये बिरसा मुंडा, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट है, तो सफ़ेद झंडा था इसका प्रतीक। आगे है बेगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? ये प्रश्न अपना हो गया, ठीक है ना? क्योंकि ये जंगल की संतान थी और दूसरों के लिए काम करना अपने आप के लिए क्या मानते थे? गलत मानते थे कि ये मज़दूरी है, जो हमारे लिए क्या है? सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में
ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन-सी समस्याएँ थी? यानी ब्रिटिश शासन जब चलता था, उसमें घुमंतू काश्तकार जो थे, जो घूम कर के या अपना घूम-घूम कर के कह दो या एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करके जो काश्तकार जीवन व्यतीत करते थे, उनके सामने कौन-कौन सी समस्याएँ थी? तो उनके सामने पहली समस्या तो थी, उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रति एक व्यक्ति का हिस्सा तय किया कर दिया, ठीक है ना? दूसरा, उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा और तीसरी समस्या ये थी, कुछ ही किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। ठीक है? ये उनके सामने महत्वपूर्ण समस्याएँ थी। ठीक है? अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दिक्कू। दिक्कुओं के दिक्कुओं से दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? यानी दिकुओं से जो आदिवासियों के गुस्से का कारण था वो क्या था? तो आदिवासी अपने आस-पास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे, क्योंकि ये जंगल की संतान थे, आदिवासी लोग और उन्होंने क्या है, ये समस्या लग रही थी कि ये आदिवासी लोगों के बीच में दूसरे लोग कहाँ से आ रहे हैं और जो बदलाव आ रहे थे उससे भी वो काफ़ी परेशान थे। और दूसरी समस्या ये थी कि दूसरा कारण जो है वो ये है कि उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। यानी उनका जो काम करने का जो ढंग था प्राचीन समय का, वो कहीं न कहीं जो पद्धति थी वो अब धीरे-धीरे क्या हो रही थी, नष्ट हो रही थी। तो दूसरा कारण ये था और तीसरे कारण की अगर बात करें तो तीसरे कारण में ये है कि उनकी आजीविका खतरे में थी अब। क्या थी? आजीविका जो है वो अब खतरे में आ चुकी थी और चौथा उनके धर्म छिन-भिन्न हो रहे थे। यानी उनके जो धर्म हैं, वो अब क्या हो रहे थे, छिन-भिन्न हो रहे थे क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं वो किसी विशेष धर्म को या एक धर्म को नहीं मान रहे थे, वो धर्मों का इतना आदर नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से उनको लग रहा था कि हमारे अब जो धर्म हैं, वो भी क्या हो जाएँगे, छिन-भिन्न हो जाएँगे। इसके पीछे का एक तो ये कारण था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? यानी वन कानून जब बनाए गए और बनाने के बाद में आदिवासियों के जीवन पर इस कानूनों से क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला कारण क्या था? पहला कारण तो ये था कि अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण जो है वो स्थापित कर लिया था। ठीक है? अब अंग्रेज़ों का जो है वो नियंत्रण चलने लग गया था पूरे जंगलों पर और जंगलों को राज्य की संपत्ति जो है वो घोषित कर दिया गया था, कि जो राज्य है जिस राज्य के क्षेत्र में जो जंगल आता है, उस राज्य की अगर बात करें, राज्य की सरकार जो है वो उस पर जो है वो राज करेगी, ठीक है? वो उस पर नियम बनाएगी और वो अपने नियंत्रण में इन जंगलों को रखेगी। पहला कारण तो ये था, एक तो ये असर पड़ा। दूसरा, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, यानी कुछ जंगल ऐसे भी थे, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या है, जंगलों को आरक्षित कर दिया कि अब इसमें जो है ना तो आप शिकार कर सकते हैं, ना लकड़ियाँ काट सकते हैं। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी जो है पैदा होती थी और ये वही जंगल थे जहाँ पर क्या है अंग्रेज़ों के लिए जो है लकड़ियाँ महत्वपूर्ण थी, ठीक है? जिसमें चाहे आप स्लीपर के लिए रखते हों, चाहे वो इमारती लकड़ियों के रूप में अगर बात करें तो फर्नीचर के लिए हों, जो अंग्रेज़ महत्वपूर्ण मानते थे। उन जंगलों में क्या है ये विशेष रूप से लागू कर दिया गया। उसके बाद में तीसरा कारण था, इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, खेती करने यानी अब क्या हो गया कि इन जंगलों में विशेष रूप से जो लोग हैं, वो न तो स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे, खेती करने और फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। यानी पहले तो क्या है, अपनी मनमर्ज़ी से जितना चाहे वो शिकार कर लेते थे, खेती कर लेते थे, फल इकट्ठा करने चले जाते थे। लेकिन अब जैसे ही वन नीति बनाई गई, तो उसमें क्या है अंग्रेज़ों ने विशेष रूप से नियम बना दिए। तो इसकी वजह से लोगों में क्या है काफ़ी आक्रोश था। उसके बाद में अगला प्रश्न है औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासियों आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आया? यानी जैसे ही औपनिवेशिक शासन आया, उसके तहत आदिवासी जो मुखिया थे, उनकी ताकत में क्या बदलाव आए? उन पर क्या असर पड़ा इस चीज़ का? तो देखिए, पहला
पहले की अगर बात करें तो उन्हें कई-कई गाँवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी जो शासकीय शक्तियाँ थी, वो अब कहीं न कहीं छीन ली गई। यानी उन्हें गाँव का मुखिया तो एक गाँव की बजाय 3-4 गाँवों का मुखिया बना दिया गया, लेकिन उनकी जो शासकीय शक्तियाँ जो थी, वो अंग्रेज़ों ने छीन ली। दूसरा कारण, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, यानी गाँव के जो मुखिया होते थे, अब अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, अपने द्वारा जो बनाए गए नियम जो थे, उन नियमों को क्या कर दिया, मानने के लिए उन लोगों को बाध्य किया गया, ठीक है ना? जानबूझ कर के उन नियमों को मनाया जाने लगा। तीसरा कारण, उन अंग्रेज़ों को नज़राना भी देना पड़ता था, यानी जिन्होंने नज़राने के रूप में ये कह सकते हैं कि उनको जो है वो क्या दिया जाने लगा है अब, कर, यानी कर कह दो या टैक्स कह दो, इसके रूप में क्या है, उनको बार-बार टैक्स के रूप में नज़राना एक ये विशेष प्रकार का कर था, वो भी दिया जाने लगा। तो इससे लोग परेशान थे। अगला है चौथा चौथा कारण है, अंग्रेज़ों के प्रति निजी की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। यानी अंग्रेज़ों के प्रति निजी की हैसियत से क्या है, अपने समूहों को अनुशासन में भी रखना होता था, ये भी एक बड़ा कारण था। पहले जो उनके पास जो ताकत थी, अब वो नहीं रही। यानी पहले उनके पास जितनी भी ताकत थी, जितने वो अपने समाज को सुधारने में या उनके फैसले करने में जो ताकत लगाते थे, वो अब उनके पास नहीं रही, क्योंकि वो उनसे अब छीन ली गई। 5वां और छठा कारण ये है कि परंपरागत कामों को करने के लिए लाचार हो गए। यानी परंपरागत जो उनके काम थे, उनको करने के लिए अब क्या है, वो लाचार हो गए। तो ये थे कुछ मुख्य कारण। अगला प्रश्न है, बिरसा की कल्पना युग में स्वर्ण युग किस तरह का था? यानी बिरसा ने जो कल्पना की थी स्वर्ण युग की, उसकी कल्पना कैसी थी? तो ये कह सकते हैं कि वे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे। यानी वे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे, जिसमें मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। यानी उन्होंने मुंडा एक जाति है, मैंने आपको पहले भी बताया, जंगल की एक जनजाति है। तो उन्होंने क्या है, मुंडा लोग जो हैं उनके अच्छे जीवन जीने का जो तरीका है, वो ये मानते थे कि मुंडा लोग जो हैं वो अच्छा जीवन जीते थे स्वर्ण युग में। तटबंध बनाते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती भी करते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित भी करते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग जो हैं एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें। वे अपनी ही खेती पर काम करें, यानी बिरसा ये चाहते थे कि वो अपनी ही खेती पर काम करें और उस काल्पनिक युग में मुंडा अपनी बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाए और वे ईमानदारी से अपना जीवन जिए। तो ये थी उनके स्वर्ण युग की संकल्पना। ऐसा उन्होंने स्वर्ण युग देखा था। अब आगे है अगला प्रश्न, झूम खेती कैसे की जाती है? देखिए झूम खेती कैसे करते हैं, इसके पीछे करने का जो तरीका है, वो इसमें पूछा गया है। तो इसमें झूमिंग खेती होती कैसे है? इस तरह की खेती में क्या है, अधिकांशतः ये होता है कि जंगल में जो जंगल हैं, उनके छोटे भूखंडों पर ये खेती की जाती है और जिसमें जंगल के घास-फूस को जला कर के और खेतों में छिड़क दिया जाता है, यानी जो राख बचती है, उसको खेत में छिड़क दिया जाता है, उस पर खेती की जाती है। और खेतों की जो उपज है यानी खेतों की जो उपजता समाप्त हो जाती है जैसे ही, तो उस जगह को क्या है फिर छोड़ दिया जाता है, ठीक है? और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो ये होती थी झूम खेती, ठीक है ना? या घुमंतू खेती, दोनों नाम है इसी के हैं। घुमंतू खेती कह दो या फिर झूम खेती कह दो। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन किन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था? यानी बिरसा जो आंदोलन हुआ, वो किन 2 मायनों से महत्वपूर्ण था? देखिए, पहला कारण क्या था? क्यों महत्वपूर्ण थे? इससे औपनिवेशिक सरकार को ऐसा कानून लागू करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके ज़रिए दिक्कू यानी बाहर से आने वाले लोगों को दिक्कू कहा गया। तो जिसके ज़रिए दिक्कू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्ज़ा न कर सके, ठीक है? एक तो ये था। दूसरा ये है कि इससे एक बार फिर साबित कर दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। यानी ये 2 मुख्य कारण थे जिसमें क्या है,
बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण मायने थे। किस प्रकार से उन्होंने ये बता दिया कि औपनिवेशिक सरकार जो है, वो अगर हम पर कानून बना रही है, ठीक है? तो जिसके ज़रिए आदिवासी लोग जो हैं वो ये कहने में सक्षम हो गए कि आदिवासियों के ज़मीन पर जो है वो आसानी से वो कब्ज़ा न कर सके बाहरी लोग और इससे एक बार फिर ये भी साबित कर दिया कि हमारे आदिवासी जो लोग हैं, वो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध क्या है, अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आज भी क्या हैं, सक्षम हैं। ये 2 महत्वपूर्ण मायने थे इनके। उसके बाद में अगला प्रश्न है भारत के कुछ चारावाहे समुदायों के नाम बताइए। तो इसमें ये सारे जितने भी हैं इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा आप, ये महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना? ये महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना? लगाइएगा आप इसके नाम ज़रूर लिखिए लीजिएगा। पंजाब का जो क्षेत्र है उसमें वन गुज्जर, उसमें है वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश में लवाड़िया और कुल्लू में जो है वहाँ सॉरी वहाँ पर जो समुदाय हैं चारावाहे, वो क्या है गडेरिए, यानी चारावाहे वे समुदाय हैं जो क्या है अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएँ करते हैं, ठीक है? अब चौथा है कश्मीर, ये भी इम्पोर्टेंट है कश्मीर बकरवाल, ठीक है ना? कश्मीर में जो है चारावाहे उनका नाम है जी बकरवाल, याद रखिएगा। घुमंतू काश्तकारों में ब्रिटिश शासन के समय कौन-कौन सी समस्याएँ आई? यानी घुमंतू काश्तकारों में ब्रिटिश शासन के समय में जो समस्याएँ आई थी, वो उन समस्याओं में कौन-कौन सी समस्याएँ महत्वपूर्ण हैं घुमंतू काश्तकारों के लिए? तो पहली समस्या है घुमंतू काश्तकार एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, ठीक है ना? क्योंकि अब उनको जो है वो टिक कर के काम करना पड़ेगा, तो पहली समस्या तो ये थी। दूसरा है ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ-वहाँ भटकते थे। तो अंग्रेज़ों को ये भी समस्या हो रही थी कि इन समुदायों को अब एक जगह पर सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण काम था। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। तो अंग्रेज़ ये चाहते थे कि ये जो आदिवासी समूह हैं, वो एक जगह पर टिक कर रहें और वहीं अपने स्थायी रूप से जो है वो खेती का कार्य करें। उसके बाद में अगला कारण स्थायी रूप से रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। यानी स्थायी रूप से रहने वाले जो किसान हैं, उन किसानों को तो नियंत्रित करना आसान था। 5वां अंग्रेज़ अपने शासन के लिए नियमित स्रोत भी चाहते थे। तो अंग्रेज़ ये चाहते थे कि हमारे अगर शासन को और भी अधिक ढंग से लागू करना है, तो इसके लिए क्या है हमें नियमित स्रोत भी हमारे पास होने चाहिए। अगला प्रश्न है झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। इसकी पुष्टि के लिए 3 तर्क दीजिए। यानी जो झूम कृषि करने वाले जो लोग थे, ठीक है? उनको वो स्थायी रूप से बसाना चाहते थे अंग्रेज़। तो उनके लिए उन्होंने कई प्रयास किए लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। तो वो बहुत कामयाब तो नहीं रही लेकिन इसकी पुष्टि के 3 कारण बताइए कि कौन से वो कारण थे जिनकी वज़ह से ये उनके जो कार्य हैं वो सफल नहीं रहे? तो देखिए पहला क्या था? पहला यह है कि अंग्रेजी शासन जो है वो झूम काश्तकारों के जीवन में परिवर्तन चाहती थी। वे चाहती थी कि वे स्थायी रूप से एक जगह पर काम करें, जबकि काश्तकारों की अपनी समस्याएँ थी। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, ये भी तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि वे कम पानी और सूखी मिट्टी वाले खेतों में हल से खेती नहीं कर पाते थे। अक्सर उनको नुकसान होता और उपज भी कम होती। और तीसरा कारण ये है कि पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए और व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को उनकी बात माननी भी पड़ी और उन्हें घुमंतू खेती में छूट दे दी गई, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्य थे उनमें और ये समस्याएँ थी, जिसकी वजह से क्या है, अंग्रेज़ों का ये कार्य है वो सफल नहीं हुआ कहीं न कहीं घुमंतू काश्तकारों के लिए जो कार्य किए गए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अफ़सरों को आदिवासी समूहें शिकारी, संग्राहक या झूम काश्तकारों के मुकाबले गौड़ एवं संथाल समूहें अधिक सभ्य क्यों दिखाई देते थे? तो
सभ्य दिखाई देने के पीछे का जो कारण है, वो कौन-कौन से थे, वो बताने हैं इसमें। तो इसमें पहला कारण है, जंगलों में रहने वालों को बर्बर और जंगली माना जाता था। दूसरा कारण, अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है। किसकी बात हो रही है ये? ये शिकारी संग्राहक जो थे या झूम काश्तकार थे, उनके बारे में, ठीक है ना? तो तीसरा कारण तीसरा कारण था कि गौड़ एवं संथाल समूह एक जगह टिककर स्थायी रूप से रहते थे, जबकि शिकारी और झूम काश्तकार घुमंतू जीवन जीते थे। लेकिन अंग्रेज़ों को सिर्फ़ 2 ही ऐसे जनजाति समूह थे जो क्या नज़र आते थे? एक जगह पर टिक के रहने वालों में एक तो गौड़, ठीक है? एक तो गौड़ हो गया और दूसरा संथाल हो गया। ये 2 ऐसे समुदाय थे जिनको वो क्या मानते थे? सभ्य मानते थे। लेकिन वो सुधारने में किसको लगे हुए थे? वो सुधारने में लगे थे एक तो संग्राहक शिकारियों को और एक झूम काश्तकारों को सुधारने में लगे थे। लेकिन इनकी ये जो प्रयास हैं, वो विफल रहे। आगे बिरसा मुंडा की क्या शिक्षाएँ थी? यानी बिरसा मुंडा जो हैं, वो अपने लोगों को क्या शिक्षाएँ दे रहा था? तो उनकी शिक्षाएँ देखिए, नंबर 1 ये है बिरसा की महत्वपूर्ण शिक्षाएँ, जिसमें उन्होंने शुद्धता और दया पर जोर दिया। बिरसा ने ये कहा कि शुद्धता रखिए और हर जीव पर क्या कीजिए? दया कीजिए। उन्होंने शराब छोड़ने और गाँव को साफ रखने पर भी जोर दिया। ये भी दूसरा है उनकी शिक्षाओं में। और तीसरी शिक्षा उनकी थी, उन्होंने मुंडाओं से जो है आह्वान किया कि वे डायन, जादू-टोने पर विश्वास ना करें। ठीक है? तो बिरसा मुंडा ने जो है अपनी शिक्षाओं में विशेष रूप से ये बातें कही हैं कि एक तो अपने जीवन में क्या रखिए, शुद्धता रखिए और जीवों पर दया करें और शराब का सेवन ना करें और गाँव को साफ रखें। साथ ही साथ ये भी आह्वान किया गया कि आप लोग जो हैं वो जादू-टोने पर विश्वास ना करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? यानी बिरसा आंदोलन जो हुआ, वो क्यों हुआ था? उसके पीछे के कारण क्या थे? उद्देश्य क्या था वो? तो देखिए, पहला उद्देश्य क्या था? ईसाई मशीनरियाँ एवं हिंदू जमींदार आदिवासियों के जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। पहला कारण तो ये था कि ईसाई जो मशीनरियाँ थी, वो हिंदू जमींदार जो थे, उनके आदिवासी जीवन को क्या कर रहे थे? नष्ट कर रहे थे। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण है अंग्रेज़ों की भू-नीतियाँ उनकी परंपरागत और भूमि व्यवस्था को क्या कर रही थी? नष्ट कर रही थी। ठीक है? ये भी एक कारण था कि अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी परंपरागत, उनकी जो भूमि व्यवस्था थी, उनको कहीं न कहीं क्या कर रही थी? नष्ट करने का काम कर रही थी। तो ये हुआ आंदोलन। उसके बाद में तीसरा कारण है हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीनों को छीनते जा रहे थे। और चौथा कारण ईसाई मशीनरियाँ उनकी परंपरागत संस्कृति की भी क्या है? आलोचना करते थे। ठीक है ना? तो ईसाई मिशनरियाँ और उनकी परंपरागत जो संस्कृति थी, उनकी आलोचना की जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से बिरसा आंदोलन जो है वो हुआ। ये थी बिरसा आंदोलन होने के कारण। तो ये थी हमारी आज की क्लास और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? और साथ ही साथ आगे भी इसी प्रकार के और भी आपके सामने वीडियो आते रहेंगे और ये है हमारे चैनल का नाम श्री श्याम क्लासेस नौहर। तो इस पर विज़िट एक बार ज़रूर कीजिएगा और देखिए और साथ में कमेंट में बताइए क्लास कैसी लगी। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।